का बलिदान, एक रुला देने वाली कहानी। विशाल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। विशाल के बेटे ने कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विशाल के बेटे अखिल ने बड़े ही बेरुखी से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विशाल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कंचन ने किचन में से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कंचन ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठी। विशाल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विशाल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार इलाज कराने आएंगे। विशाल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विशाल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसे अपने बेटे से कहा, विशाल बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विशाल ने आश्चर्य से पूछा। तब तक कंचन बोली, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्था कराएंगे। कंचन को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांसें लेते हुए कहा। विशाल जानता था कि माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे वह माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गाँव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था। वह अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। परिवार, पत्नी और समाज ने इसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून से महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पर पूरा परिवार आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विशाल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विशाल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कंचन ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विशाल की ओर देखा तो विशाल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गाँव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे था। वाह बेटा विशाल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विशाल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विशाल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कंचन की ओर व्यंग से देखा। कंचन निरुत्तर होकर विशाल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विशाल, तुम्हें शायद मालूम न हो,
बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कंचन बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी है, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। डॉक्टर रमेश, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विशाल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विशाल ने क्रोध भरी दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कंचन को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत न हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कंचन की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विशाल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कंचन और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार की स्टोरी सुनना पसंद है।